गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अवर टुडेज टॉपिक इज़ दैट व्हाट इज़ डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड मतलब क्या होता है कि एक्चुअल एडी कम रह गया, रिक्वायर्ड एडी जो है वो ज़्यादा है। रिक्वायर्ड एडी या फिर आइडियल एडी ज़्यादा है, एक्चुअल जो है वो कम रह गया। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि फॉल्स शॉर्ट। ठीक है, यानी कि रिक्वायर्ड से कम पड़ गया ना, तो फॉल्स शॉर्ट। ठीक है, एंड अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट वाली ये सिचुएशन है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन अपन कैसे लिखेंगे कि डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एडी इज़ लेस देन एएस। ठीक है, एडी जो है वो कम है एएस से, एएस ज़्यादा है, एडी कम है, टू द कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। ठीक है, किसके कोरस्पॉन्डिंग में? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट के कोरस्पॉन्डिंग में कम है एडी। ठीक है, अब अपन डायग्राम देख लेते हैं। तो ये देखो, ये यहाँ पे अपना वाई एक्सिस, ये अपनी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे अपन वही आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट बताएंगे, और वाई एक्सिस पे अपन एडी और आई लेके चलेंगे। ठीक है, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, और ये अपनी एएस यानी कि ओ से जो लाइन निकल रही है 45 डिग्री वाली, वो एएस कर्व है। ठीक है, यानी कि इनकम कर्व है। ठीक है, अब ये अपना एडी है। ठीक है, एडी जो कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ यानी कि यहाँ पे क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ई पॉइंट आ गया अपना। जहाँ पर भी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तुम लोग बनाओ ना, वहाँ पे ई पॉइंट लिख दिया करो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि एक्चुअल, तो वो क्या हो जाएगा कि जो रिक्वायर्ड एडी है या फिर आइडियल एडी है वो अपना एक सेट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि एडी जो है वो कम हो गई। ठीक है, नीचे आ गई। कैसे? क्योंकि ये AD1 कर्व है। एक्चुअल में क्या हुआ कि एडी जो है वो रिक्वायर्ड एडी से कम रह गई, तो अपन नीचे ही तो बनाएंगे उसकी लाइन। ठीक है, यानी कि जी पॉइंट पे कट कर रही है वो एएस कर्व को, तो जी पॉइंट पे क्या हो गया कि ये एक्चुअल इक्विलिब्रियम लेवल का पॉइंट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब ये जो लाइन है, ठीक है, तो अब क्या हुआ, ई से जी पे आ गए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये गैप क्या हो जाएगा? डिफ्लेशनरी गैप हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एडी जो अपने को रिक्वायर्ड थी उससे कम रह गई एडी, क्योंकि एक्चुअल में तो इतनी आई है ना, अपनी एडी कम रह गई। ठीक है, AD1 कर्व नीचे लाई कर रहा है, तो इसीलिए डिफ्लेशनरी गैप हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, बहुत से बच्चे ऐसे गलती भी कर सकते हैं डायग्राम बनाने में कि वो जी से ही है ना, ये वाली लाइन ऐसे करके और यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे और यहाँ क्यू लिख देंगे। नहीं, ऐसे मत करना, वो फिर अपनी इन्फ्लेशनरी गैप वाली सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं करना। अपने को क्या करना है कि तुम ई पॉइंट से देखा करो, ई पॉइंट जहाँ पर भी लाई करे ना, वहाँ से तुम्हें स्ट्रेट लाइन खींचनी है और एक्स एक्सिस पे लाना है। ठीक है, पिछले वाले में अगर तुम देखोगे तो ये लो, यहाँ पे भी अगर तुम एक्सिस डिमांड में देखोगे तो जो ई से मैंने लाइन बनाई है ये पूरी। ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस पे जा रही है। ठीक है, तो चलो, तो अब डिफ्लेशनरी गैप की जो डिफ्लेशनरी गैप जो है उसको अपन कैसे लिखेंगे? द गैप बिटवीन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एंड रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड इज़ नोन एज द डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड और रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड में जो भी गैप होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे। ठीक है, अब डिफ्लेशनरी गैप मतलब क्या होता है वो बताएंगे। डिफ्लेशनरी गैप मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, डिफ्लेशन वही मतलब हो गया। ठीक है, डिफ्लेशन, डिफ्लेशनरी, तो डिफ्लेशन मतलब क्या हो जाता है कि डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्राइस जो है वो कम हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो जी पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा? लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है, लेकिन जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन थी उसमें क्या था कि एच पॉइंट जो है वो राइट साइड में लाई कर रहा था ई पॉइंट के, और यहाँ पे जी जो है वो लेफ्ट साइड में लाई करेगा हमारे ई पॉइंट के। ठीक है, अब अपन क्या बोल सकते हैं कि एडी माइनस AD1 करेंगे तो डिफ्लेशनरी गैप आ जाएगा। ठीक है, एडी बड़ा है, AD1 छोटा रह गया। ठीक है, तो इसीलिए एडी माइनस AD1 करेंगे तो डिफ्लेशनरी गैप आ जाएगा, एडी माइनस AD1 करेंगे डिफ्लेशनरी गैप ये आ जाएगा। ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप जो है उसको अपन, डिफ्लेशनरी गैप जो है वो यहाँ पे कहाँ है, अब अपन डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाएंगे। ठीक है, सो ई एफ अपना क्या है? डिफ्लेशनरी गैप है। ठीक है, ये कैसे आया? जब अपन ने EM यानी कि ये पूरा माइनस FM कर दिया। ठीक है, EM माइनस FM करा, EM माइनस FM करा, तो अपना क्या आ गया? EF आ गया, डिफ्लेशनरी गैप आ गया। ठीक है, अब एक और तरीके से अपन बता सकते हैं कि डिक्रीज़ हो गया चेंज इन इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस
वाई एक्सिस पे अपन इन्वेस्टमेंट को भी तो मेजर कर रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए डिक्रीज़ हो गया चेंज इन इन्वेस्टमेंट में या फिर इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज़ हो गया, तो इसीलिए एडी भी अपना कम हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि एडी क्या होता है, सी प्लस आई ही तो होता है ना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट में कम हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गया, कंजम्पशन कम हो गया, तो एडी भी कम हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपन फिर से अपने को वही ध्यान रखना है कि एडी जो है वो ज़्यादा है, AD1 जो है वो कम रह गया, तो इसीलिए डेफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन अकर हो गई, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं रीजंस और इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। इम्पैक्ट यानी कि क्या असर हुआ डेफिशिएंट डिमांड कम होने से इकोनॉमी में, और रीजंस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड यानी कि क्यों, किस वजहों से, किन किन कारणों की वजह से डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन अराइज हुई है, ठीक है। सो पहला देखते हैं डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। अब क्या हो रहा है, लोग जो है वो कम कंज्यूम कर रहे हैं और इसका मतलब वो सेव ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसीलिए प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो कम हुई, तो लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं तो डिमांड भी कम होगी, ठीक है। तो इसीलिए डेफिशिएंट डिमांड। सेकंड केस क्या हो जाएगा कि इंक्रीज इन टैक्सेस। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि टैक्सेस को बढ़ा दिया, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज थे उन पे अब गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लेने लग गई, तो लोग ऑफ कोर्स कम खरीदेंगे ना गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसीलिए लोग कंजम्पशन कम करेंगे और फिर से कंजम्पशन कम करेंगे तो डिमांड भी कम होगी, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा कि डिक्रीज़ इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग या फिर डिक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले सब्सिडी देती थी, अब वो सब्सिडी देना बंद कर दिया उन्होंने, ठीक है। मैं मतलब एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। और क्या कर सकती है गवर्नमेंट, जो फ्री में गुड्स एंड सर्विसेज दे रही थी एक्सेस डिमांड में, अब वो कम कर दिए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सरकार भी कम दे रही है तो लोग कंज्यूम भी कम करेंगे और लोगों की डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ क्या हो जाएगा कि डिक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब क्या हो रहा है, लोग जो है इन्वेस्टमेंट भी कम कर रहे हैं, क्योंकि लोग सेव ज़्यादा कर रहे हैं ना, तो वो इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, वो ज़्यादा लगा नहीं रहे हैं प्रॉपर्टी वगैरह शेयर मार्केट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेट जो है वो बढ़ा दी है, रेट बढ़ गई है इंटरेस्ट की, तो अब लोग क्यों ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, और उनको रिटर्न भी कम मिलेगा, ठीक है। रेट बढ़ गई तो इसलिए रिटर्न जो है वो कम मिलेगा, ठीक है। जो ROI होता है वो याद रखना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर किसी को कम मिल रहा है तो वो क्यों ही इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएंगे, तो इसीलिए डिमांड भी कम हो जाएगी, राइट। अब फिफ्थ पॉइंट क्या आ जाएगा, इंक्रीज़ इन इम्पोर्ट्स, ठीक है। इंक्रीज़ इन इम्पोर्ट्स जो है वो बढ़ गए हैं, यानी कि हम बाहर से ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं। एंड डिक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स में डिक्रीज़ हो गया, यानी कि बाहर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कम बेच रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर की प्राइस जो है वो कम हो गई है और रुपीज़ की प्राइस जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। डॉलर की प्राइस जो है वो कम हो गई है, तो जितना ज़्यादा इंपोर्ट करोगे कर सकते हो, क्योंकि अपने को सस्ते में मिल जाएगा, राइट। और अगर अपन देखें कि जो अपना वो था कि एडी जो है वो अपन कैसे पता लगाते हैं, ठीक है। एडी का फॉर्मूला क्या होता है, C+I+G+X-M होता है, राइट। तो X-M होता है, ठीक है, X-M होता है, यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स है ये, ठीक है। तो अब देखो, अगर एक्सपोर्ट्स जो है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, तो लेट सपोज पहले मैंने मान लिए एक्सपोर्ट्स थे 10 और इम्पोर्ट्स थे 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 5 आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैं क्या कर रही हूँ, इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो गए और एक्सपोर्ट्स कम हो गए, ठीक है। इम्पोर्ट्स अब मैंने कितने, एक्सपोर्ट्स कम हो गए, ठीक है, तो अपन 10 से और कम कर देते हैं, लेट सपोज अपन 8 कर देते हैं, ठीक है। और जो इम्पोर्ट्स हैं, यानी कि इम्पोर्ट्स क्या हुए, बढ़ गए, तो अपन 5 से और बढ़ा देते हैं, इसको अपन कर देते हैं, कितना करें, 6 कर देते हैं, ठीक है। तो 8 - 6 करेंगे तो कितना आया, 2 आया ना, तो 5 से 2 हो गया, यानी कि अपने जो नेट एक्सपोर्ट्स है वो कम हो गए, ठीक है। तो अपन अपने नेट एक्सपोर्ट्स कम हो गए तो अपना एडी भी कम हो जाएगा, तो इसीलिए डेफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन अराइज हो जाएगी, ठीक है। और अगर अपन ऐसे देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि 4 सेक्टर्स, जितने भी 4 सेक्टर होते हैं, अगर उसमें डिमांड की कमी आ गई, जैसे कि 4 सेक्टर अपने कौन कौन से हैं, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट या फिर ROW यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इन चारों ने अगर डिमांड कम करी तो इसीलिए अपना डेफिशिएंट डिमांड भी डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन अराइज हो जाएगी, ठीक है। अब डेफिशिएंट डिमांड में क्या होता है कि मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। मार्केट में जितनी भी मनी सर्कुलेट कर रही है, सप्लाई है, वो उसमें कमी आ गई है, ठीक है, तभी तो डिफ्लेशन वाली सिचुएशन अराइज हुई, राइट।
क्रेडिट क्रिएशन जो है वो कम कर रहे हैं कॉमर्शियल बैंक्स, क्रेडिट क्रिएशन जो है वो कम कर रहे हैं, तभी तो डिफ्लेशन वाली सिचुएशन आई, ठीक है। अब लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो भी कम हो गई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रुपीज़ की वैल्यू बढ़ गई ना। अब जैसे मान लो कि 1 डॉलर इज इक्वल्स टू 80 रुपीज़ था, ठीक है, लेकिन अब उसको अपन ने बढ़ा दिया 90 रुपीज़ कर दिया। तो पहले जो चीज़ लोगों को 80 रुपये में मिलती, अब उनको 90 रुपये में मिलेगी, तो उनकी परचेजिंग पावर तो कम हो गई है ना। डीजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीपी के, ठीक है। अब डीजी और डीपी क्या है? डीजी मतलब होता है डिफ्लेशनरी गैप और डीपी मतलब होता है डिफ्लेशनरी प्रेशर, ठीक है। सो डिफ्लेशनरी गैप जितना जितना बढ़ेगा उतना डिफ्लेशनरी प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर डिफ्लेशनरी गैप कम होगा तो डिफ्लेशनरी प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। अब अपन लास्ट इम्पैक्ट देख लेते हैं डेफिशिएंट डिमांड के, क्या असर पड़ा इकोनॉमी में, ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड की वजह से। तो पहला, जनरल प्राइस लेवल जो है वो कम हो गया, डिक्रीज़ हो गया, ठीक है, तभी तो डिफ्लेशन की सिचुएशन अराइज करी। क्यों? क्योंकि एडी जो है वो कम है और एएस जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। सेकंड क्या हुआ कि इफ़ेक्ट ऑन आउटपुट, हाँ बिल्कुल, आउटपुट जो है वो बढ़ गया, ठीक है। आउटपुट क्यों बढ़ाएंगे अपन? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर अपन देखें डायग्राम से भी, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपनी फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन आएगी, लेकिन अपन तो उससे पहले ही रह गए, ठीक है, कम रह गया। तो इसका मतलब आप रिसोर्सेज और जो भी आपके पास, आप रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो, है ना, पूरी क्योंकि यहाँ पे फुल्ली यूटिलाइज़ होएंगे ना वो, तो आप तो कम यूटिलाइज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, अपना आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आउटपुट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। अपन एक और तरीके से इसको कैसे देख सकते हैं कि देखो आउटपुट बढ़ कैसे गया, ये आउटपुट नहीं बढ़ा, ये मतलब ये इन्वेंट्री स्टॉक जो अपने पास था वो बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड है ना, यानी कि लोग जो है वो कंज्यूम ही कम कर रहे हैं, है ना, लोग डिमांड ही कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो इंडस्ट्रीज़ ने पहले से प्रोडक्शन करके रख रखा था, इन्वेंट्री स्टॉक उनका बढ़ गया, ठीक है। तो अब वो, तो आउटपुट उनका इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो अब वो और आउटपुट क्यों करेंगे, ठीक है। तो वो जो है इसकी वजह से क्या होगा कि इफ़ेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, या इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब जो है इंडस्ट्री सोचेंगी कि अब हम और प्रोडक्शन क्यों करें, अगर लोगों को डिमांड ही नहीं है उस चीज़ की, तो अपन जो है प्रोडक्शन नहीं करेंगे और एम्प्लॉयमेंट भी कम करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर अब लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना हायर करने की, क्योंकि अब प्रोडक्शन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको डेफिशिएंट डिमांड पूरा समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।